हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सोशियोलॉजी के इस सीरीज में हम नए थिंकर को देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे दुर्खीम को। दुर्खीम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये देख लेते हैं। दुर्खीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुर्खीम सोशियोलॉजी जो नेट का सिलेबस है उसमें सबसे पहले थिंकर है दुर्खीम और इन्हें समाजशास्त्र का वास्तविक पिता माना जाता है। इन्हें अकादमिक जो है कि टीचर माना जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इनको समझे बिना समाजशास्त्र को समझा नहीं जा सकता है और इनको पढ़े बिना नेट निकाला नहीं जा सकता है, तो इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये किस किस काम आएंगे, ये हमारे पीजीटी में सोशियोलॉजी के जो भी एग्जाम आप देंगे, कहीं भी पीजीटी हो गया, हायर का किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उसमें ये बहुत ही जरूरी है, काम आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ में और देखते हैं दुर्खीम को। सबसे पहले दुर्खीम को समझते हैं। दुर्खीम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दुर्खीम का जन्म हुआ था 1858 में, अब मृत्यु हुई थी 1917 में। कहाँ? फ्रांस में। अब आप कहेंगे डेट याद नहीं होता है, जगह याद नहीं होती है, तो हम याद कराते हैं, ये तो हमारी स्पेशलिटी है। चलिए देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। हम पिछले वीडियो में याद दिलाए थे आपको, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यहाँ से हम समझते हैं। ठीक, फ्रांस में कौन कौन सी घटना घटी थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति होने के बाद इसके 10वें साल, आप अगर 10वें साल देखें तो इसके 10वें साल क्या हुआ था? एक और घटना घटी थी, अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था। याद करिए, किसका जन्म हुआ था? कॉम्टे का जन्म हुआ था। यहाँ हम लिख देते हैं कॉम्टे। कॉम्टे का जन्म हुआ था कब? 1789 में, 1798 में। ठीक, 1798 में। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। 1798 में क्या हुआ था? अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 18, याद रखिए 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1857, 1857 कौन सा दिन है? 1857 को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भारत में स्वतंत्रता की पहली बार क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, जिस 1857 क्रांति के नाम से जाने जाता है, तब इनका देहांत हो गया था। और जब 1857 की क्रांति के समय इनका देहांत हुआ था, तो जस्ट इसके अगले साल इनका कमान संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो कौन आ गया? दुर्खीम आ गए, फ्रांस में। समझ में आया चीज? देखिए अब फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1989 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 10वें साल अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था 1798 में। उसके बाद 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हुई, जगह खाली हुई, तो अगले साल फ्रांस में ही किसका जन्म हो गया? दुर्खीम का जन्म हो गया। समझ में आया? और इनकी मृत्यु कब हुई? 1970 में दुर्खीम की मृत्यु हो गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे दुर्खीम सर हैं, चाचा चौधरी दुर्खीम जी। ठीक, अब इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, उसको देख लेते हैं। दुर्खीम की महत्वपूर्ण पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी पहली पुस्तक है और इन्होंने इसी पे रिसर्च का काम किया था अपना। इन्होंने इस पे पीएचडी अपना कंप्लीट किया था। ये पूछता है शोध कार्य किसमें किया था? दुर्खीम ने। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये एक ऐसी बुक है जिसमें अगस्त कॉम्ट ने जो सपना देखा था समाजशास्त्र को लेके, उसको ये आगे बढ़ाने और उसको पूरा करने का काम करते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का काम करते हैं। द सुसाइड कैसी बुक है? ये एक ऐसी बुक है जिसमें ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुसाइड को समाज के आधार पर देखा है, ना कि मनोवैज्ञानिक आधार पे। ठीक, इस बुक में इन्होंने 4 टाइप के सुसाइड बताए हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, आगे वीडियो में देखेंगे। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का कारण, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत और धर्म सोसाइटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इसकी जो है कि आज भी धर्म बना हुआ है। ठीक, ये चीज इसमें इन्होंने दिया है। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ये पुस्तक आई इनकी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक ये भी है। पूछता है मृत्यु के बाद आने वाली पुस्तक या सीक्वेंस में लगाने को दे देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पुस्तकें दे देगा। उसके बाद क्या कहेगा, इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए। तो देख लेते हैं। 5वीं पुस्तक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, द मॉरल एजुकेशन, ये इनकी पुस्तक हो गई। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले दुर्खीम ने क्या किया?
जो है कि पीएचडी की किसमें, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। इसको आप किसी भी तरह से अपने लाइफ से जोड़ के, दुर्कीम की लाइफ से जोड़ के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये दो तो सीक्वेंस से याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट का याद रख लेगा कि मोरल एजुकेशन, ये याद रख लीजिएगा, जो कि सीक्वेंस में लगाने के बहुत काम आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दुर्कीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। दुर्कीम को क्या माना जाता है, पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, और इन्हें प्रथम प्रोफेसर भी माना जाता है। द ग्रैंडफादर ऑफ सोशियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी ग्रैंडफादर है। उस सोशियोलॉजी की स्थापना 1838 में अगस्त कॉम्ट ने किया था, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम इन्होंने किया, इसको विज्ञान बनाने का काम भी इन्होंने किया। इन्होंने कॉम्ट के जो है सपनों को आगे बढ़ाया और जो है कि खुद उसका कमान संभाले। चलिए हम आगे इनके थ्योरीज को देखते हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट एक ऐसी थ्योरी है जो इनको एक प्रसिद्धि दिलाया था, बहुत तारीफ हुई थी सोशल फैक्ट के लिए इनकी। सोशल फैक्ट क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। सोशल क्या है, सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, और फैक्ट का मतलब क्या होता है, सत्य। ठीक, सोसाइटी में जो भी फैक्चुअल चीजें हैं उसे हम देखते हैं, तो उसे हम सोशल फैक्ट कहते हैं। अब फैक्ट के आधार पे हम देखें, अगर हम आपसे कहें 2 + 2 कितना होगा, 5, आपके मन में 5 आया, नहीं आया ना? आपके मन में क्या आया, 4। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, 2 + 2 4 ही होता है। अगर हम कहें ताजमहल कहाँ है, तो क्या आपके मन में दिल्ली आएगा? नहीं, क्या आएगा, आगरा। ठीक, अगर हम एप्पल कहें, एप्पल मतलब क्या होता है, तो आपके मन में सेब आएगा? नहीं, क्या आएगा, एप्पल मतलब सॉरी, एप्पल मतलब क्या होता है, तो सेब होता है। ये चीज आपके मन में आएगा, ना कि केला या संतरा आएगा। तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया, जो चीज सही है वो सही है। ठीक, और वही चीज अगर सोसाइटी में अप्लाई कर दिया जाए, सोसाइटी को लेके देखा जाए, तो उसको सोशल फैक्ट कहेंगे। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए हम देखते हैं दुर्कीम का सोशल फैक्ट। दुर्कीम समाज में जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी सोशल फैक्ट है, पहली बात तो दुर्कीम का सोशल फैक्ट क्या है, समाज में जो घटनाएं घट रही है उसको ये सोशल फैक्ट कहते हैं, और सोशल फैक्ट को एक वस्तु के रूप में लेते हैं। ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये सबसे पहली बार इसकी बात किसमें किए थे, सोशल फैक्ट की द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसी में इन्होंने विज्ञान बनाने का प्रयास किया था सोशियोलॉजी को, सोशल फैक्ट की अवधारणा के साथ। तो इन्होंने क्या कहा कि सोशल फैक्ट क्या है, एक वस्तु के समान है। चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहली विशेषता तो ये है, जो हम देख सके वही सोशल फैक्ट है। ठीक, जो व्यक्ति पे प्रेशर डाले, किसी काम कराने के लिए प्रेशर डाले, उसे हम सोशल फैक्ट कहते हैं। व्यक्ति उसे अनुभव कर सकता है, सोशल फैक्ट को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, वो क्या है, स्वतंत्र है, व्यक्ति से स्वतंत्र है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन सोशल फैक्ट जो सोसाइटी में बना हुआ है सेम का सेम वैसे ही हमेशा रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, लेकिन सोशल फैक्ट सोसाइटी में बना रहता है। ठीक, ये सारी चीज समझ में आई। उसके बाद सोशल फैक्ट बाध्यकारी होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको एक व्यक्ति कोई बदल नहीं सकता सोशल फैक्ट को। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सोशल फैक्ट दुर्कीम के अनुसार। दुर्कीम कहते हैं कि सोशल फैक्ट जो है कार्य करने, सोचने, अनुभव करने का एक तरीका है। क्या है सोशल फैक्ट, कार्य करने, सोचने और अनुभव करने का तरीका है, जो किसी भी समाज में समान रूप से पाया जाता है। सोशल फैक्ट सार्वभौमिक है, जो हर समाज में पाया जाता है। चीजें समझ में आई। देखिए इन्होंने सोशल फैक्ट की 2 विशेषताओं को बताया है। सोशल फैक्ट की 2 विशेषताएं, पहला तो वाह्यता, दूसरा बाध्यता। वाह्यता क्या है, वाह्यता ये होता है कि सोशल फैक्ट जो है व्यक्ति से बाह्य है, मतलब उसका सोशल फैक्ट का व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, व्यक्ति का सोशल फैक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे तो सामाजिक जो फैक्ट है, सोशल फैक्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन सोशल फैक्ट व्यक्ति को अपने अनुसार काम करा सकता है। जैसे सामाजिक नियम जो होते हैं, जैसे धर्म हो गया या कानून हो गया या सामाजिक नियम हो गए, प्रथाएं हो गए, ये एक ऐसे नियम है जो जिसमें व्यक्ति काम करता है जिसके अनुसार। ठीक, एक बार
कोई कानून बन गया सोसाइटी में, पहली बात तो ये जानिए कि अगर कोई रूल्स बनते हैं या धर्म बना है या कोई भी चीज बनी है, तो एक व्यक्ति ने शुरू किया है, एक व्यक्ति शुरू किया, धीरे धीरे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलता गया है और उसका विकास होता गया, थोड़ा बहुत संशोधन के बाद जो है एक परिपक्वता पा गया है। और जब वो एक व्यक्ति से निकल के एक सोसाइटी के लिए हो जाता है, तब उसका जो उसको जिस व्यक्ति ने बनाया है उसका भी उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति से वाय हो जाता है। वायता सामाजिक तथ्य की मुख्य विशेषता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्य करते हैं, परंतु सामाजिक तथ्य विकसित हो जाने के बाद किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में नहीं रहता। ये चीज समझ में आ गई? चलिए हम आगे देखते हैं। बाध्यता है। बाध्यता कैसे है? ये अगर आप सोचें कि सोसाइटी में जो भी रूल्स हैं उसके जो है कि उसको तोड़ के हम दूसरे तरह से कोई भी कार्य कर लेते हैं, तो सोसाइटी क्या करेगा, आपको उसी के अंदर लाने के लिए बाध्य करेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको सजा देगा। ठीक, आप सोसाइटी में ही घुल मिल के रह जाएंगे, आप सोसाइटी के नियम कानून से बाहर नहीं हो सकते। तो ये क्या करता है, आपको बाध्य करता है एक तरह से काम करने के लिए, एक पैटर्न में काम करने के लिए। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव डालती है, अर्थात व्यक्ति के निश्चित तौर तरीके होते हैं, जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्था। एक निश्चित तरीका हुआ जिस पे व्यक्ति काम करता रहता है और सोसाइटी उसे काम करवाती रहती है, उससे अपेक्षा ही यही की जाती है कि ये इसी तरह का काम करेगा। ठीक, कुछ और भी विशेषताएं देख लेते हैं। स्वतंत्रता, ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, इसका किसी पे नियंत्रण नहीं होता है, और ये सार्वभौमिक होते हैं, सारे समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक, ये इसकी विशेषता हो गई। इसको दो भागों में बांटे हैं। देखिए, सोशल फैक्ट को दो भागों में बांटते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और सामान्य सामाजिक तथ्य। दुर्खीम जो है अपराध पे भी बात करते हैं, याद रखिएगा, अपराध पे बात करते हैं, और दुर्खीम कहते हैं अपराध सामान्य है, हर सोसाइटी में अपराध समान रूप से पाया जाता है। ठीक, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपराध को खत्म नहीं कर सकते हैं। और जो एक सामान्य रूप से पाया जाता है हर सोसाइटी में, थोड़ा बहुत नियंत्रित रूप में पाया जाता है, उसे सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। और जो अनियंत्रित रूप में पाया जाता है हर घर में, आप खुद सोचिए कि आप बाहर गए एटीएम से पैसे निकालने, कोई आपसे पैसा छीन के भाग गया, तो ये असामान्य अपराध है। ठीक, जो हर जगह हो रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे काफी सोसाइटी में धार्मिक दंगे हो रहे हैं, मणिपुर का हिंसा देख रहे होंगे, अभी हरियाणा में हिंसा हो रहा है, धार्मिक दंगे। ये क्या हो गया, असामान्य अपराध हो गया, व्यापक अपराध हो गया। लेकिन हर समय ये चीज सोसाइटी में थोड़ा बहुत हर समय सोसाइटी में रहता है। ये आज जो मणिपुर का हिंसा हो गया या दिल्ली या हरियाणा का हिंसा जो हो गया, इसके पहले भी हर राज्यों में हिंसात्मक जो है कि कार्य हुए हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमेशा पहले से उसके बीच बोए गए हैं, वो हमेशा सोसाइटी में रहे हैं। तो वो क्या हो गया, सामान्य हो गया। और जो हिंसा दिख रहा है आज, वो क्या हो गया, बेइज्जती हो गया। चीजें समझ में आई? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इनका नेक्स्ट थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसको हम देखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये समूह की बात करते हैं। मतलब ये कोई से एक व्यक्ति की बात नहीं करते, ये सोसाइटी में एक समूह में रह रहे लोगों की बात करते हैं। जो और सिंबल्स की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व। जो सिंबल किसी कलेक्टिव को दिखाता है, किसी समूह के व्यक्तियों को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। जैसे इंडियन फ्लैग, अगर आप देखें, इंडियन फ्लैग को देखें, ये इंडियन फ्लैग हो गया। इंडियन फ्लैग को अगर आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फहराते हैं तो इंडियन के नाम से ही जाना जाएगा, ये आपका प्रतिनिधित्व होगा। ओलंपिक आप देखते हैं, ओलंपिक में अगर आप किसी का नाम नहीं जानते हैं, आप किसी से परिचय नहीं है, फिर भी आप पहचान जाते हैं ये खिलाड़ी इंडिया का है, ये खिलाड़ी चाइना का है, ये खिलाड़ी अफ्रीका का है। ये चीज पहचान कैसे जाते हैं, क्योंकि उनके फ्लैग, उनके सिंबल्स हैं। तो इसी को कहते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधित्व। आई थिंक समझ में आया? प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचारधारा एवं भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग समान रूप से अपनाते हैं। इन्हें सामूहिक विचारों, धारणाओं, भावनाओं को जिन प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। किसके द्वारा, प्रतीक या चिन्हों द्वारा
जिन प्रतीक चिन्हों द्वारा, ठीक, जैसे किसी भी समिति हो गया, कोई समुदाय हो गया, उसका भी कोई ना कोई प्रतीक होता है, कोई सिंबल होते हैं, ठीक। और पूरे समुदाय का, उस पूरे समुदाय का केवल एक ही सिंबल होता है जो पूरे समुदाय का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या हो गया, सामूहिक प्रतिनिधित्व। जैसे राष्ट्रीय झंडा हो गया, धार्मिक धार्मिक प्रतीक हो गया, ठीक। धार्मिक फ्लैग भी होते हैं, सबके अपने अपने धार्मिक फ्लैग होते हैं। आप देखे होंगे हिंदू, मुस्लिम या सिख का भी। अभी खालिस्तान का मैटर उठा था पंजाब में या अमेरिका में, कनाडा में। खालिस्तान का मैटर जब उठा था तो खालिस्तान वाले क्या करते थे, वो अपना खालिस्तानी झंडा लेके लहराते थे। उसके बाद अगर हम देखें ओम का चिन्ह, ओम अगर हम लिखते हैं ओम, तो ये भी क्या हो गया, सामूहिक प्रतिनिधित्व हो गया। ये किसको दर्शाता है, हिंदुत्व का दर्शाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व समूहों की चेतना होती है। इससे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक। भले इसको व्यक्ति ने बनाया है, किसी न किसी सिंगल व्यक्ति ने इसकी उत्पत्ति की है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सोसाइटी में जब ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है तो ये व्यक्ति के अधीन नहीं रहता, ये व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है और ये समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। ये व्यक्तिगत चेतना को नियंत्रित भी करता है और निर्देशित भी करता है, ठीक। आप इससे परे नहीं हो सकते। जब ये सामूहिक चेतना बन जाएगी तो कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं हो सकता। सामूहिक प्रतिनिधित्व की दो विशेषताएं हैं। कौन सा है, ये पूरे समाज में फैला होता है, ये पूरे समाज में है। हर पूरे समाज का जो वर्ग होता है, छोटे छोटे जो भी वर्ग होंगे, उनका कोई ना कोई सिंबल होगा, कोई ना कोई पहचान चिन्ह होगा। इसका व्यक्ति के ऊपर नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं, सामाजिक प्रतिनिधित्व अनेक सामाजिक संघर्षों से समाज को बचाता है। सामाजिक प्रतिनिधित्व क्या है, अनेक सामाजिक संघर्षों से समाज को बचाता है और ये सामाजिक एकता को जन्म देता है। जैसे एक फ्लैग के नीचे अगर एक फ्लैग का अपमान होता है, इंडियन फ्लैग का अपमान होता है, तो देखिए जितने इंडियंस हैं, फिर वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी वर्ग के लोग हों, फिर वो वर्गों में नहीं बचते, फिर वो हिंदुत्व के रूप में आते हैं। अगर फ्लैग का सम्मान हो रहा है तो गर्व किसको होता है, अगर तिरंगे का सम्मान होगा तो किसको गर्व होगा, पूरे भारतीय को सम्मान हो, पूरे भारतीयों को गर्व होगा। पूरी दुनिया में कहीं भी सम्मान हो, गर्व पूरे भारतीयों को होगा, और कहीं अपमान हो तो निराशा पूरे भारतीयों को होगा। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बचते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक एकता का भी काम करता है। अगर हम देख लें, हिंदुत्व, सिख, यहूदी, सबका एक फ्लैग है और सब वर्ग जो है उस फ्लैग के अंडर में आते हैं, उस फ्लैग से इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। अगर कुछ खुशी मिलती है तो उस फ्लैग जब अच्छा होता है तो खुशी मिलती है, जब फ्लैग झुकता है या जो है कि फ्लैग को नुकसान पहुंचता है तो सबको दुख होता है, ठीक। तो एक सामाजिक एकता के रूप में काम करता है। दुर्खिम कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये पीजीटी में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी में, और चांस बहुत है इस बार भी आए, ठीक। दुर्खिम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको दुर्खिम समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को किसी और तक भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, जिससे किसी और की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।